उत्तर में दोस्तों आज हम फिर से स्वागत करेंगे बाबा रामदास अघोरी जी का। अपना बढ़िया सा चैनल चलाते हैं बाबा जी की खरी खोटी। सुभाष शर्मा जी का वार्तिक टीवी से बहुत अच्छे लेवल के डिस्कशंस उस पे होती हैं और हमारा चैनल है ही है, और ये दोनों आ गए तो आज हमारा डिस्कशन भी अच्छे लेवल का हो ही जाएगा। पॉलिटिक्स के अंदर जहां जहां इलेक्शंस हुए, 6th फेज ऑफ वोटिंग, एक तो हुआ जो 3 बजे के करीब वोटिंग परसेंटेज थी। एक आज अब 6 बजे 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ चुकी है। 6 बजे तक उसमें 2-4-5 2-3% का ऊपर नीचे हो या ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा चेंज, इतना पक्का। अब 58 सीटों पर चुनाव थे। बिहार में 8, दिल्ली में 7, हरियाणा में 10, झारखंड में 4, JNK में 1, उड़ीसा में 6, यूपी में 14 और वेस्ट बंगाल में 8। वेस्ट बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो काफी ज्यादा डराने वाली आ रही हैं। कई जगह से CRPF या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस से भागना पड़ा, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, और हो सकता है हमें आगे खबर मिले कि कई जगहों से हमें गूंस जो है TMC के, उनकी वजह से इलेक्शंस को दोबारा करवाना पड़ रहा है, ऐसी खबरें सुनने को मिले। तो सर सवाल यहीं से उठता है, अगर हम परसेंटेज को देखें तो यहां पर भी पिछली बार से आंकड़ा कम आता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में 6 बजे तक 64% वोट हुआ था, और 2024 में 5 बजे तक 57.7% और लगभग जितनी भी सीटें हैं सबके ऊपर जो वोटिंग परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली पिछले से काफी कम है। जैसे बिहार में पिछली बार वोट पड़ा था 58.6, अभी तक 5 बजे तक 52.2, यानी अप्रोक्सीमेट 6.2% का वोट शेयर आखिरी के 1 घंटे में तो चेंज हो नहीं सकता जहां तक मुझे लगता है। वही दिल्ली में अभी तक 7% का गैप है, हरियाणा में 5%, 4% का गैप है, झारखंड के अंदर जो है वो 3% हो सकता है, ये कवर हो जाए। JNK एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर 51.3% वोटिंग हो चुकी है, जो पिछले बार 2019 में सिर्फ 9% थी। उड़ीसा के अंदर भी, अब उड़ीसा में तो सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेट 12% का गैप है, सॉरी 12% कह रहा हूं, हाँ 12% का गैप है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2%, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी 6%। सर वोटिंग परसेंटेज कुछ स्टेट्स जहां पर इतना प्रॉब्लम नहीं था, वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज आपको कमोबेश 80% क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में भी कमोबेश वैसा ही है। दिल्ली हरियाणा के अंदर वो जोश नहीं दिखा वोट का। मामला क्या है? क्या मतलब उब चुके हैं, नाउम्मीदी हो चुकी है, क्या मामला है सर आपसे? देखिए, मैं तो पहले चरण से ये बोलता आ रहा हूं कि इस बार चुनाव में जोश की कमी विपक्ष की तरफ से है, और मनी पावर, मसल पावर, ये 2 पावर्स होती थी जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है भारतीय लोकतंत्र में, चुनाव में, और लंबे समय से हो रहा था। तो इस बार ना मनी पावर है ना मसल पावर है। और दूसरी बात है कि ये जो मुझे लगता है कि जो 400 सीट का जो चल पड़ा ना ये चर्चा, इससे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष का वोटर है वो हतोत्साहित हुआ, और वो मान के बैठा है कि नहीं यार ये मोदी तो आ रहा है, मोदी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-8% इसका भी फर्क जरूर पड़ा होगा। तो कुल मिला के, और देखिए, और एक चीज और, पिछले कई चरणों में मैं ये देख चुका हूं कि ये शाम 5-7 बजे जो डाटा आता है ना, कल सुबह भी एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा, डाटा आएगा 2 दिन बाद। क्योंकि इस बार जो है चुनाव आयोग जो है वो जो डाटा अपलोड कर रहा है, तो उसमें वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग से डाटा अपलोड करता है, तो उसमें टाइम लग रहा है, और 2 दिन से ज्यादा लग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे अभी अगर ये हरियाणा का 56% बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फाइनली जाके 59 के आसपास टिकेगा। तो और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, 1-2% का गैप है, तो उसको मैं बहुत ज्यादा कुछ मानता नहीं। और इस बार थोड़ी सख्ती भी हुई है
इस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हर जगह से एक खबरें आई हैं कि बोगस वोटिंग नहीं हुई है, तो बोगस वोटिंग जब नहीं हुई इसका मतलब वो वोट खाली चला गया। पहले तो होता था कि अरे डलवा दो, इस बार बोगस वोटिंग रुकी, तो 1-2% का वो भी अंतर है। पैसे नहीं दिए, वोट डालने नहीं निकले लोग, कैंडिडेट ने पैसा खर्च नहीं किया, दारू भी नहीं पिलाई गई है ज्यादातर स्टेट्स ये में। पावर छीन लिया ईडी ने। तो सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सर नोटों के इतने अंबार मिले हैं तो बेचारे विपक्ष के पास पैसा कहाँ रहा? और सर एक बात, मैं कल बैठे बैठे एक बात पे विचार कर रहा था। मुझे लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो ये चला ना मसला, इसमें खुद गवर्नमेंट का भी हाथ हो सकता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से अब पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा नहीं मिलेगा, इसका असली नुकसान तो विपक्ष को हुआ है। भैया पहले तो उनको फिर भी चेक से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, अब तो कैश ही मिलना है। और ईडी वैसे ही निगाहें गड़ाए बैठी है, तो कौन रिस्क लेगा इनको पैसा देने का? पहले तो ये लेजिटिमेट तरीके से चेक से पैसा ले लेती, हर पार्टी थोड़ा बहुत चंदा तो ले लेती है। मुझे लगता है कि इससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब स्थगित किए गए, उनकी फंडिंग जब बंद हुई, इससे विपक्ष का नुकसान हुआ है और इस चुनाव में वो दिख रहा है जी। पर आपने है ना ऐसा एक गंभीर मुद्दा छेड़ दिया जिसने दिमाग के तार खोल दिए। मैं सच बता रहा हूं, यानी हम अब तक सोचकर बैठे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ये जो विपक्ष है ये सरकार को घेरने के लिए एक शगुफा लेके आया था, और इस समय पर आपके एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसके नाम का एक जाल बिछाया, और उस जाल के अंदर विपक्ष ऐसा फंसा के उसको पैसे मिलने ही बंद हो गए, और वो कंफ्यूज इतना हो गया, ना तो कैश मिला ना कहीं वाइट मिला। ये तो गंभीर मामला है। बिल्कुल, व्हाइट का रास्ता खुद रुक गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, ब्लैक मिलना ही नहीं था विपक्ष को। ब्लैक के सिस्टम खत्म हो गए थे 5 साल में। हाँ? एक जब तक और समझने का मौका नहीं दिया। और जो थोड़ा बहुत पार्टियों के पास कैश रखा था वो ईडी उठा के ले गई। भाई वो जो छत्तीसगढ़ वाले नहीं, वो झारखंड वाले मंत्री जी के पास जो दारू वाले थे, राज्यसभा सांसद थे, उनसे 350 करोड़ मिला था जो, तो कांग्रेस तो बेचारी वैसी कंगाल थी, और वो भी जो थोड़ा बहुत पैसा रखा था बेचारों ने, वो आप मोदी जी उठा लाए। ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब बच्चे की जान हो तो गई। आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें जो शराब दारू पी के वोट डालने वाला बंदा था वो बेचारा निराश हो गया और वो वोट डालने नहीं पहुंचा, और ये वोट उसके कम में। सर सिर्फ वोटर नहीं, कार्यकर्ता भी। मैं एक बार बताऊं, एक बार लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे थे पंजाब में, तो एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, साहब उन्होंने 2 महीना पहले ही दारू पार्टी शुरू कर दी थी। तो हमारे एक परिचित थे, वो रोज शाम को उनके पास एक लड़का भेज देते, जाओ फलाने तो बोतल लेके आ। तो और सर खुला दरबार चला 2 महीने, पंजाब की बात है, और लोकल बॉडी उसके चुनाव था, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था। तो सर चुनाव से पहले तो मतलब ट्रक के ट्रक दारू बटती थी, इस बार नहीं बट रही कहीं पर, हर जगह। तमिलनाडु में से खबरें आई हैं, तमिलनाडु के अलावा, और कुछ शायद अभी बंगाल से, तो चूंकि यहां बहुत कम न्यूज आती है, तमिलनाडु और बंगाल, इन 2 स्टेट्स के अलावा मुझे लगता है कहीं पर भी मसल पावर और दारू और पैसा, नगद पैसे का बंटवारा ये नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से वोटिंग परसेंटेज कम होना ही था। सर ये तो मामला गंभीर बता दिया बाबा जी ने। बिल्कुल। आपका ओपिनियन बताइए, हम तो डिस्कशन कुछ और कर रहे थे तो कुछ और ही है।
सबसे पहले तो हरिमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, और मेरे को पैनलिस्ट बाबा रामदास जी को नमस्कार, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी बधाई और शुभकामनाएं। तो बात यहाँ जो बाबा जी ने शुरू करी है वो बात बिल्कुल उसी दिशा में है। वोट परसेंटेज की जहां तक बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए ईवीएम का जो डाटा कलेक्शन का काम है वो अभी 5 बजे तक की पोलिंग के पूरे आंकड़े नहीं है। ये 5 से 6% जो है ये इंक्रीज मिलता है। तो जो अभी आंकड़े हैं इनमें आप 5 से 6% का जोड़ के मान लीजिए। अच्छा, इसमें सरकारी कर्मचारी जो उससे करते हैं, ऑनलाइन वोटिंग करते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उनका वोट भी नहीं आता इस वक्त तक, तो वो भी जुड़ेगा। और सरकारी कर्मचारी आप हम सब जानते हैं कि वोट है। क्या कह रहे हैं? जो सरकारी कर्मचारी इनका ऑनलाइन वोट होता है क्या? हाँ, अभी इनकी ड्यूटी लगी रहती है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं और मेरी ड्यूटी लग गई पोलिंग बूथ के ऊपर, तो मैं कहा, जब मेरे बूथ पर तो जा नहीं सकता मैं तो सुबह 5 बजे उठकर रवाना हो गया ना, तो मेरा जो बैलेट है वो ऑनलाइन बैलेट जाता है, तो वो परसेंटेज भी जुड़कर आती है बाद में। तो ये कुल मिलाकर अभी जो आंकड़े आए हैं इसमें 5 से 6% का इंक्रीज मान के चलिए। और जहां तक वेस्ट बंगाल में जो ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है, ये 80 के आसपास जाएगी। वेस्ट बंगाल में 81 का परसेंटेज है, 2019 में भी वही था जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वोटिंग परसेंटेज से कोई अंदाज इस तरह का न लगाया जाए कि जनता में उत्साह नहीं है या मोदी के प्रति कोई वो बात है, ये कुछ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी यदि होगी, जब जब भारत में एंटी इनकम्बेंसी देखी गई है, वोट परसेंटाइज 10% बढ़ा है, 10, 12, 13% बढ़ा। और जब सरकार स्थिर सरकार होती है तो वोट परसेंटेज स्थिर रहता है, जितना है उसका 1-8%, 2-3% के आसपास रहता है। उसमें अभी जैसे बाबा जी ने भी इशारा किया कि भाई जिस तरह का नैरेटिव पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर बनने के बाद में कि भाई इस बार तो हम 400 पार हैं, तो ये बात सच है। ये ग्राउंड रियलिटी है कि कांग्रेस का या और विपक्षी दलों का जो कार्यकर्ता था, इवन भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर काडर वाला कार्यकर्ता नहीं है या कोर वोटर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी से एक वो रखता है कि नहीं अच्छे लोग हैं, वो भी नहीं निकला। वो भी ये देख रहा था मोदी आ रहा है, तो ठीक है मोदी आ रहा है तो अपना क्या जाने की जरूरत है। तो ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन अच्छा, कोई अंडर करंट जैसी सिचुएशन भी नहीं नजर आ रही है। कई बार लोग कहते हैं इंडिया शाइनिंग के टाइम, अटल जी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, तो अंडर करंट था ना उस वक्त ये माया, जयललिता और ये सब लड़ाइयां लड़ रही थी आपस में। अब की बार ऐसा कोई मामला नहीं है। मोदी जी की विद इन द कैबिनेट भी कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मोदी जी को कहीं भाग भाग के कहीं वो करना पड़ रहा है। भाई अटल जी के टाइम में तो कई जगह दंगे हुए और कई तरह की नाटकबाजी हो गई थी, तो वो भी एक वजह रही। और अटल जी की वृद्धावस्था भी रही। अटल जी वैसे भी स्टेट्समैन कांग्रेस टाइप के ही थे, वो नेहरू की लेगेसी को ढो रहे थे, तो वो कैरिस्मेटिक जो मोदी में है बात, वो उनमें नहीं थी। वो बस जिसको कहते हैं पैबंद लगाने वाले पॉलिटिशियन थे, जहां भी कहीं डैमेज हुआ वहां कंट्रोल कर लो। ड्रास्टिक चेंज की बात करने वाले पॉलिटिशियन नहीं थे। वो पुरानी बातों से अपना काम चला रहे थे, वही सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये वो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा से चुनौती तो है ही, क्योंकि जिस तरह की नींव ब्रिटिशर्स ने इस कांग्रेस की वो देकर बैठा दिया, वो लेगेसी काम कर रही है। वो लेगेसी क्या है कि यहाँ पर पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में बीजेपी भी रहती है, कभी भी वो खुलकर बात नहीं कर पाती कई इश्यूज के बारे में। अब राम मंदिर का इशू था, राम मंदिर का इशू बीजेपी का इशू नहीं था, आरएसएस का इशू नहीं था। बाद में आरएसएस को लगा कि इशू काम आ सकता है, तो अटल जी, आडवाणी जी ने सोचा भाई ठीक है, आडवाणी जी को आगे करो, और राम मंदिर का इशू टेकअप कर लिया। राम मंदिर के अब जैसे 2 मंदिरों का इशू चल रहा है, मथुरा का और काशी 11वीं मस्जिद वाला, और उसका वो भी बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जब लगेगा ऐसा कि अब हमारे काम की चीज है तो वो आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस तरह से नहीं आते हैं ये लोग, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस में फंसे रहते हैं। अब वो गोधरा की बात है, गोधरा में बेसिकली तो राम भक्तों के ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन अटल जी जो है वो डिफेंस में आ गए कि भाई राज धर्म का पालन करो। तो ये उनकी पॉलिसी थी। मोदी जी के साथ थोड़ा सा ये कि मोदी जी थोड़ा खुलकर बोल लेते हैं, इसलिए ये जो फेज आज का जो छठा फेज है जिसकी वोटिंग हुई है आज, इसमें ऐसा तो नजर नहीं आया जिसकी वजह से कुछ ऐसा समझा जाए। और देखिए मतदान भी शांतिपूर्ण चल रहा है। वेस्ट बंगाल की एक आध घटनाओं को छोड़ दें, अब आज एक चेंज हुआ है, आपने नोटिस नहीं किया। जस्टिस गांगुली की सीट के ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ता पिटे गए, बीजेपी वाले एग्रेसिव थे वहां।
हाँ, तो जस्टिस गांगुली के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी वालों को सल्टाया आज, हालांकि एक बीजेपी कैंडिडेट के साथ में मारपीट हुई है वहां, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी देखिए आप उतनी अग्रेसिव नहीं है, बैकफुट पे, बैकफुट पर है। भाषण देख लो आप, उसका उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लो। तो टीएमसी कहीं ना कहीं ये सोचकर तो है, अच्छा वहां पर कांग्रेस की स्थिति बड़ी पेचीदा है, कांग्रेस के सामने कुछ समझ में नहीं आ रही कांग्रेस को। तो वेस्ट बंगाल की स्थिति, हरियाणा की स्थिति भी, हाँ सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों ही गायब है वहां से, समझ में नहीं आ रही उनको। हाँ, अधीर रंजन खुद ही वो- कंफ्यूज है। वो जमीन खो चुके हैं अपनी असल में। अधीर रंजन चौधरी का यही तो दर्द है, अधीर रंजन चौधरी हमेशा बार बार ये कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, हमारे लिए जो जमीन हम तैयार करते हैं आप उसको खत्म कर देते हो। यही स्थिति हरियाणा में, यही स्थिति पंजाब में, यही स्थिति दिल्ली में है कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी वहां जैसे टीएमसी के, ये क्या अभी पिछले वाले प्रोग्राम में बात चल रही थी ना कि कांग्रेस दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर काम करना चाह रही है, भाले से बाटी सेकना चाह रही है। अब भाले से बाटी नहीं सीख सकती, जमाना बदल गया है। उधर टीएमसी वालों को आगे करके ममता जी आप आगे हो जाओ, बीजेपी को सल्टाओ, हम आपके साथ हैं। अच्छा इधर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक रख रखी है। तो ये कांग्रेस के हाल है। और जहां तक क्षत्रिय दलों की बात है, क्षत्रिय दल भी आज देखिए उड़ीसा का जो स्थिति है, बीजेडी जो है, बीजेडी भी इस बार डिफेंसिव मोड पर है। वो भी अभी संबित पात्रा के एक स्टेटमेंट को लेकर जिस तरह से प्रचारित किया गया, अब वो स्लिप ऑफ टंग तो हो सकती है, लेकिन इस छोटे छोटे मामलों में जब कोई पार्टी आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो डिफेंसिव है, यानी कि वो आधार खोजी जा रही है। और इस बार लग ऐसा रहा है कि उड़ीसा में बीजेपी का जन समर्थन ज्यादा बढ़कर सामने आएगा, ये ऐसा लग रहा है। तो आज का जो बात है वो तो ये है। दूसरी बात बाबा जी की जो आप पूछना चाह रहे थे कि कांग्रेस के पास चंदा की रकम और चंदा और जो बॉन्ड्स की बात है, देखिए बात ये है कि कांग्रेस के सामने दिक्कत ये है कि कांग्रेस अब किस आधार पर चंदा ले सकती है। क्या होता है कि व्यापारी वर्ग जो होता है, कंपनी होती है, कॉर्पोरेट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में कॉर्पोरेट और व्यापारी जो लोग हैं वो इन पार्टियों को चलाते आए। हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के पॉलिटिशियन कोई जमाने में कलकत्ता जाकर बैठ जाते थे चुनाव से 2 महीने पहले, और सारे जो ये व्यापारी हैं ये असल में राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के व्यापारी ज्यादातर हैं। हिंदुस्तान की मैक्सिमम इकोनॉमी को गवर्न करते हैं 3.5 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू और आधा नागौर। ये शेखावटी का इलाका कहलाता है। ज्यादातर आप नाम लीजिए, टाटा और अंबानीज और अडानी के अलावा, अडानी तो नया ग्रुप है, टाटा और अंबानीज के अलावा जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं वो सारे वेस्टर्न राजस्थान के हैं। सर मैं चाहे झुंझुनूवाल हो, कोतार हो, बजाज हो। सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अभी एक्चुअली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कि भाई असलियत में विपक्ष, एक चीज यहाँ पर ये कि कहीं पर विपक्ष पूरे इस चुनाव में दिल्ली और हरियाणा का खासकर बाबा से पूछ रहा हूँ दिखा ही नहीं। केजरीवाल विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं, विपक्ष की कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिखाई दी। एक कोशिश कर रहा था, बाबा जी आपसे सवाल था कि कोशिश जैसे केजरीवाल ने करी कि भाई जेल गया तो जेल से वोट, जेल का जवाब वोट से, गया तो कंफ्यूज, उसके बाद कह रहे हैं मोदी जी जो है वो तानाशाह है, ये है वो है। और 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक तो आम आदमी पार्टी कुछ बात ही नहीं कर पाई, केवल एक चीज स्वाति मालीवाल, विभव कुमार। और अंत में आते आते वो इसमें इतना फंस गए कि उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इस पूरे चुनाव को कैसे लड़े। वही हाल के कांग्रेस के साथ भी दिल्ली में केवल एक चुनावी रैली हुई है राहुल गांधी की, और उसने भी केजरीवाल को नहीं बुलाया। मतलब कहां था विपक्ष? हरियाणा के अंदर भी यही हाल है। कल ही हमने डिस्कस किया है कि इनकी तो जूतों में पैदारी होगी है, उसके ऊपर पैसा नहीं है, आइडिया नहीं है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। तो सर विपक्ष था कहां? सर ऐसा है कि हरियाणा की तो मेरे से सुन लो, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, हरियाणा में पूरी कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़ा है, वो रोहतक था। बाकियों को बोल दिया भैया अपना अपना संभाल लो, हमारे बस की ना है। और बल्कि रोहतक की अगल बगल वाली सारी सीटों पे भी बोल दिया ओ भाई तुमने अपना नहीं लड़ना, तो मेरा मेरा संभाल लियो, बाकी तो तुम क्या जो तीर मारोगे हमने पता है। तो सर
पूरे हरियाणा में कांग्रेस एक सीट पे लड़ रही थी, वो रोहतक थी। और हुड्डा साहब रोहतक छोड़ के पूरे हरियाणा में कहीं प्रचार करने नहीं गए, और जबकि बीजेपी ने पूरा हरियाणा छाप दिया। मतलब सिर्फ आपका जो चिकना सिर है ना, इस पे एक रैली रह गई, और कोई कह देता ना जी हरिमोहन के सिर पे एक रैली कर दो, कुछ वोट बढ़ जाएंगे। माय गॉड, बीजेपी आपके सिर पे भी कमल छाप देती। बीजेपी इतनी सीरियस थी चुनाव न लेके। अच्छा, हाँ, और अच्छा, मुझे बताया कि अमित शाह और मोदी सुबह सुबह फोन लेके बैठ जाते थे, और 5-7 को तो पहले फोन करते थे, अरे भाई मान जा यार, तेरे दर 1 लाख वोट हैं, दबा दे। कभी कांडा को फोन जा रहा है, कभी राम रहीम को फोन जा रहा है। अब सिरसा इन्होंने कैसे मैनेज किया? सिरसा की सीट फंसी हुई थी ना, गोपाल कांडा 1.25 लाख वोट, रामपाल जेल में है 1.25 लाख वोट, राम रहीम 1.5 लाख वोट। फलाने तू भी मान जा, ढकाने तू भी मान जा, प्यार तो मान जा, नहीं तो ईडी सीबीआई एनआईए तो है ही। तो सर आधा फोन तो चुनाव पे लड़ लिया बीजेपी ने। राजा भैया तू मान जा, धनंजय सिंह तू भी मान जा, नहीं तो फिर देख लिए। सर दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजमेंट। एक एक सीट पर कहां से वोट कट रहा है उसको मैनेज करो। हालांकि ये मैनेज करने की कोशिश हुड्डा साहब ने भी की है, पर रोहतक में फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, इनेलो ने रोहतक में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, जजपा वाले से समर्थन ले लिया और बसपा वाले का पर्चा वापसी करा लिया, पर ओनली इन रोहतक। हुड्डा साहब ने अपना पूरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सारा रोहतक में खर्च दिया, बाकी तो कहीं मतलब ही नहीं था। तो सर हरियाणा कांग्रेस ने रोहतक में चुनाव लड़ा है। अब मेरा सवाल यही है कि भाई साहब इनका ग्राउंड लेवल पे तो फिर भी नहीं दिखाई दिया। वोट परसेंटेज 58.48% आ रहा है 6 मिनट पहले जो अपडेटेड है। हाँ। 58, यानी 7 भी पूरे नहीं हुए, यानी लोगों के अंदर वो भी जोश नहीं था जो हम उम्मीद कर सकते हैं। और अगर इस बार भी हार गया फिर नहीं, इस बार भी हार, वो तो हार तो ये पक्का गए हैं। और सर एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं हरियाणा की ग्राउंड रियलिटी। हरियाणा में सर जाट वर्सेस 35 जाति, पूरा इसी पे इलेक्शन लड़ा गया है। और लोग ये ऐसी कल्पना कर रहे थे मान कि नहीं यार बहुत पुरानी बात हो गई, सन 2016 में हुआ था जाट आरक्षण आंदोलन, काफी 8 साल में तो कई बात आदमी भूल जा है। पर नहीं सर, इतना सर एक बात बताऊं, बीजेपी की स्ट्रेटजी वो सर आज की तारीख में एक बात बताऊं, सबसे महीन पॉलिटिक्स करने वाला नेता जो चुपचाप दिखाई नहीं देता और ऐसी खतरनाक पॉलिटिक्स करता है, उसका नाम है मनोहर लाल खट्टर। सर उसने पूरे इंडियन डेमोक्रेटिक सिनेरियो को बदल दिया। उसने एक फॉर्मूला दे दिया कि जो डोमिनेंट कास्ट है उसके विपरीत एक पोलराइजेशन कर दो पूरे समाज का। 35 जात इकट्ठी कर दी और खर्ची पर्ची का नारा दे दिया, गुड गवर्नेंस का नारा दे दिया। वोट किस पे मांगा? अपनी ईमानदारी पे, कि मैंने बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां बांटी, मैंने डिजिटल गवर्नेंस चलाई, मैंने ईमानदारी से सरकार चलाई, मैंने आपको लूटा नहीं। मैं अभी इस बार मैं बहुत हरियाणा के लोगों से इंटरेक्शन किया। सर हरियाणा के हर गांव में हुड्डा साहब का एक गिरोह होता था जो पूरे गांव को चूसा करता था। कैसे? चल तेरा काम करवा लिया वहां, दारू पिला दिए, 2 बोतल ना पिला दिए। ना, फिर वो टैक्सी करके बेचारा वो चंडीगढ़ लेके जा रहा है,
तो रास्ते में रोटी खवाता ले जाएगा, फिर वहां होटल में रुकाएगा, फिर वहां पे रात में दारू भी पिया होगा, फिर अगले दिन उल्टे आ जाएंगे, ओ भाई मंत्री जी नहीं मिले, नेताजी नहीं मिले, एमएलए साहब नहीं मिले, चीफ मिनिस्टर नहीं मिले, 2-3-4 चक्कर। तो लोग कहते हैं कि हम इस चीज को अब रियलाइज करते हैं कि यार ये तो इनफैक्ट हमारे पैसों पे ऐश कर रहे थे, काम हमारा फिर भी नहीं हुआ। और कहते हैं हर गांव में ऐसे 10-15 लोग थे जिन्होंने 10 साल इसी तरह हमारे पैसों पे ऐश की। खट्टर ने ये सारा सिस्टम बंद कर दिया कि आपको किसी भी काम के लिए सचिवालय नहीं जाने की जरूरत, आपको चंडीगढ़ आने की जरूरत नहीं है, आपको जिला मुख्यालय नहीं आना, सब काम आपका पोर्टल पे होगा। तो सर आज पब्लिक इस चीज को रियलाइज कर रही है, और बिना खर्ची पर्ची की सरकार, इस एक नारे ने कांग्रेस को सड़क पे लिटा दिया। एक नारे ने हरियाणा जीत दे दिया। इसे कहते हैं डिलीवर किया और पूरी पब्लिक को अपने पीछे लगा लिया अपने कामों की वजह से। यह है, ये तो मतलब जादू हो गया एकदम से। बिल्कुल। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज के ऊपर, बिना खर्ची पर्ची की सरकार? और ये यूपी के अंदर भी दिख रहा है, यूपी के अंदर, यूपी के अंदर भी ऐसा ही कुछ हाल। देखिए, जहां पर भी कांग्रेस का राज रहा है, ये कांग्रेस की कल्चर है, ये हरियाणा की या यूपी की कल्चर नहीं है। ना ही ये हरियाणा के लोगों की या यूपी के लोगों की कोई खास बात है कि भाई वहीं मिलेगा ऐसा। कांग्रेस के टाइम में हर जगह, चाहे गुजरात ले लो चाहे महाराष्ट्र ले लो, क्या है साहब, गुजरात में स्थिति ये थी कि लोगों के सरनेम आपको ताजुब करेंगे। बल्ब वाला, पानी वाला, अहमद भाई पानी वाला, अहमद भाई तार वाला, अहमद भाई बल्ब वाला, ये नाम थे गुजरात में। क्या है इसके पीछे कहानी कि सरकारी पानी की सप्लाई है, लेकिन सरकारी पानी की सप्लाई ना करके और अहमद भाई से कनेक्शन लेने पड़ेंगे आप, तो अहमद भाई पानी वाले। बल्ब सरकारी लाइट है लेकिन बल्ब अहमद भाई लगाएंगे, और जो पैसा आएगा वो ऊपर तक जाता है। ये कांग्रेस की कल्चर है। कांग्रेस में आप देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है ना, संघ के कार्यकर्ता को छोड़ दो आप, बीजेपी के कार्यकर्ता कई बार हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल होने के पीछे कारण क्या है कि बीजेपी उसको कट नहीं देती, कोई शेयर नहीं देती, सत्ता के कोई फायदे बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं मिलते। यदि बीजेपी के कार्यकर्ता कोई नए नए बने हैं तो नया नया कार्यकर्ता होता है तो वो देखता है यार मेरे कुछ काम हो जाएंगे, वो इस उम्मीद में जाता है फिर नेताओं से मिलने, आरएसएस के लोगों से मिलने। आरएसएस के लोग बैठाते हैं उसको और प्रबोधन चालू कर देते हैं। अब वो प्रबोधन क्या होता है, कई बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ जाता है। ठीक है। चाय के साथ बिस्किट तक नहीं खिलाते ना, सिर्फ खाली पीली चक्कर ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। पानी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के कार्यालयों में पानी आपको पिला दिया जाए तो आप वीआईपी हो। हाँ, अपना लेके जाओ, आत्मनिर्भर बनो। और भाई साहब जो लोग हैं ना, भाई साहब जो लोग इन्वर्टेड कोमाज में भाई साहब लोग ऐसा प्रबोधन देते हैं कि वो फिर छिड़क हो जाता हुआ आता है। कि भाई मेरे को जिंदगी में क्या करना है सोच के आता है फिर वो, कि भाई मेरे को कंप्लीटली ही झंडे वंडे उठा के फिर वहीं निवास बना लूं या क्या करूं, मतलब घर चलाऊं, कैसे चलाऊं। तो ये कांग्रेस की कल्चर में और बीजेपी की कल्चर में फर्क है। तो वो फर्क आपको दिखाई देगा हर जगह, हर गांव में, हर ढाणी में दिखाई देगा। वहां जैसे क्या होता है, कांग्रेस का राज जहां भी आता है, तो मैं आपको ये मतलब कोई बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछ लेना। कांग्रेस के कार्यकर्ता का जैसे एमएलए जीता, एमएलए ले जाकर उसको, जैसे ही कार्यकर्ता ने कहा साहब वो मेरा काम आपको कहा था मैंने कराना, हाँ भाई चल मेरे साथ मंत्री के यहाँ चलेंगे। मंत्री के यहाँ जाती, अच्छा कांग्रेस में कल्चर है,
कांग्रेस में कार्यकर्ता के काम की बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से गारंटी होती है कि हमारा आदमी है भाई, इसका काम करो। और ये कांग्रेसी नेता इतने मतलब बोल्ड होते हैं कि ये यूं फोन करते हैं ऑफिसर्स को, अरे भाई सुनो, ये इसका काम है, कर देना। बीजेपी में क्या होता है पता है आपको? बीजेपी में होता है वो कोई कर भी दिया गलती से, सर प्लीज प्लीज ऐसे नहीं बोलते, अरे भाई इसका काम है कर देना सर। कुछ अब वो मैं ज्यादा आगे विशेष ज्यादा आगे नहीं बोलना चाह रहा हूं। नहीं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल दूं 2-4। हाँ बोल सकते हैं। पूरे सर विशेषणों के साथ माता जी और नानी जी तक को याद करते हुए फोन करते हैं कि सुन बे, हाँ डैश डैश डैश, यस शाम तक एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए मेरे टेबल पे। यस यस, ये कांग्रेस में बोल्डनेस है, हरियाणा में ये कल्चर है कांग्रेस का। ये बोल्डनेस है। अपना सा कार्यकर्ता अफसर, बड़े अफसर से ऐसे बात करता है। यस, और भी अब उलट कहानी सुनो आप बीजेपी की। बीजेपी में मंत्री जी फोन कर रहे हैं कलेक्टर को, ठीक है, फोन उठाया, अरे कलेक्टर साहब नमस्कार साहब, कैसे हैं साहब? तो कलेक्टर साहब, हाँ साहब बताइए। अरे यार भाई साहब वो, अच्छा भाई साहब बोले, हाँ, भाई प्यार साहब वो से सर आपको, ठीक है। हाँ सर वो एक फाइल भिजवाई थी, वो जब दिखवा लेते, वो एक वो गया सर, उसमें वो टेक्निकल रिपोर्ट मंगवाई। हाँ ठीक है, अच्छा फिर वो फोन रख दें, अच्छा आपकी टेक्निकल रिपोर्ट आ रही है और देख। एक कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, उसकी उसकी पत्नी सरकारी टीचर, ठीक है, और मतलब अच्छा भला कार्यकर्ता, बड़ा कार्यकर्ता। तो चुनाव हुए, चुनाव के बाद में सरकार बन गई बीजेपी की, तो कार्यकर्ता जी चले गए मंत्री जी के पास। मंत्री जी उनको जानते थे बहुत अच्छे से, तो उन्होंने कहा आइए आइए भाई साहब आइए। तो उन्होंने कहा मंत्री महोदय वो मेरी पत्नी का ट्रांसफर का मामला है। अच्छा हाँ हाँ, वो आपकी भाभी, अपने भाभी जी अध्यापिका हैं? हाँ अध्यापिका है। हाँ तो ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दिया आपने? बोले नहीं साहब मैं तो आप ही को देना है। अच्छा दे दो आप। 3 बार गया वो कार्यकर्ता मंत्री जी के पास। अब ये तो हाल उस कार्यकर्ता की है जो मंत्री के यहाँ एक्सेस है जिसकी, आप देखना। 3 बार गया, 3 बार में काम नहीं हुआ उसका। चौथी बार में क्या हुआ कि उसको सेक्रेटरी मिल गया मंत्री जी के बाद। बोला आप पहले भी आए थे 2-3 बार, क्या बात है आपकी? बोला जी मेरी पत्नी का ट्रांसफर है। बोला आप तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं। बोला हाँ जी हो तो सही, लेकिन मेरी पत्नी का मामला है। बोला आप मेरे कमरे में आओ। सेक्रेटरी कमरे में ले गया, वो ट्रांसफर का ऑर्डर थमा दिया, कह रहा परेशान हो रहे हो आप ले जाओ। मंत्री जी तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये स्थिति है सर सुभाष जी, मैं इससे ऊपर के लेवल का एक किस्सा मत सुन लो। हाँ एकदम 100% ट्रू स्टोरी। कार्यकर्ता जी ने ऊपर से जोर लगाना शुरू किया, नीचे तक जोर लगाया, काम नहीं हुआ। फिर मुझे बोला, मैंने बोला फिर क्या हुआ, फिर तेरा काम हुआ? बोला हाँ फिर करा लिया मैंने। बोला कैसे? मैंने कहा वो फलाने अफसर को 25,000 रुपए दिए, उसने कर दिया। यही बड़े बड़े मंत्री नेता नहीं करा पाए, उसने 25,000 रुपए दे के ट्रांसफर करा दिया। एक कार्यकर्ता कांग्रेस के किस्सा सुना देता हूं मैं, फिर आप कंक्लूड करोगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता गया मंत्री जी ने बुलाया उसको, अरे भाई तू मेरे चुनाव क्षेत्र में काम कर रहा था ना? हाँ सर मैंने काम किया। ऐसा करना, तेरे 2 काम फिक्स हैं। तो जाने लग गया, फिर बुलाया उसको, इधर आ, 2 काम ऐसे लाना जिसमें तेरे को 1-1 लाख रुपए मिल जाए। ये मेरे आंखों की सामने की बात बता रहा हूं मैं। ये कांग्रेस की टेंडरबाजी है कार्यकर्ताओं के बीच में अंदर। तो इसलिए वो माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, कांग्रेस के अंदर है, ये बात जी। मैं आपको इसमें ऐसा इसलिए इतना जोड़ना चाहूंगा कि इसीलिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जानते हैं उनके पास लीडर नहीं है, फिर भी वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की कमीशन बाजी से खूब खाया है। समझते हैं वो लेवल का जो कार्यकर्ता है उससे खाया, और आज तक वो कांग्रेस को लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मरने को मर जाएगा। और यही कल्चर आम आदमी पार्टी ने डेवलप कर लिया अपने अंदर, और यही कारण है बीजेपी का एक वोट बैंक मिडिल क्लास का वो तो फिक्स है, जो पैसे देके काम करवाने में इंटरेस्टेड नहीं, वो ऑनलाइन कर लेगा। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कौन सा है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है,
जो कमीशन एजेंट है वो मरने को मर जाएगा। एक से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा भाई राम मंदिर बन गया, पहले कहता था राम मंदिर बन गया ना भाई सब उसी दिन वोट दे दूंगा। मैंने कहा यार अब तो बन गया, वोट देगा? कहता भाई कुछ भी हो जाए इसको वोट नहीं दूंगा। कि क्यों? कि यार यहाँ खाने पीने का कुछ है ही नहीं, हमने तो इतने काम कांग्रेस के करवाए और खूब कमीशन मिलता था। मैंने कहा ये असली बात है जो तू कहना चाहता है। यस भाई, कांग्रेस में डिसेंट्रलाइज है, सत्ता का जो सुख है, सत्ता के जो भागीदारी है वो डिसेंट्रलाइज है, और बीजेपी में क्योंकि बीजेपी एक अलग काम करती है तो वो उसमें सेंट्रलाइज है। सर यहाँ सत्ता काम की भागीदार, सत्ता की जो सत्ता भोग जो है वो तुम दिखाई नहीं दे रहा। एक तो योगी बैठे हुए हैं, वो बेचारे वो बाबा जी वाला यही तो फर्क है ना भाई। ऐसा यही फर्क है बीजेपी में, आरएसएस में जो जाने वाले लोग हैं वो गृह त्यागी हैं, उनके आगे पीछे कुछ लेना देना ही नहीं है। 40 साल उनकी अपेक्षाएं भी फिर वैसी हैं दूसरों से, दूसरे कार्यकर्ताओं से भी अपेक्षा वही करते हैं कि तुम भी ऐसा ही करो। ये बात है, ये फर्क। हर्षवर्धन की 40 साल की राजनीति होली, प्रॉपर्टी के नाम पे एक मकान है और एक दुकान है। तो इससे बुरा हाल क्या होगा? बंदा जब मंत्री होता तो मंत्रालय संभाल लेता है, मंत्री नहीं होता तो दुकान पे जाके बैठ जाता है और उससे मरीज भी आ जाते हैं। असल में आरएसएस की कार्यशैली जो है ना वो प्रभार की कार्यशैली है, पद की कार्यशैली नहीं है। पद की कार्यशैली, वहां पर प्रभार दिया जाता है कि भाई आपको ये प्रभार मिल गया, अब आप इस पे काम करो। प्रभार जिस दिन समाप्त उस दिन आप आम आदमी हो। ये फर्क है जो बाबा जी ने इंगित किया, वो बिल्कुल सही बात है। कहीं से शुरू किया था, लेकिन आपकी एक लाइन जो बिना पर्ची और खर्ची और पर्ची की सरकार ने कांग्रेस को धूल में मिला दिया, मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में। और ये डिस्कशन का सार यही होगा। क्या बाबा जी मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये चुनाव खर्ची पर्ची वाले नारे पर लड़ा है बीजेपी ने। और सर आज से करीब 6-7 महीना पहले मैंने पहली बार ये नारा हरियाणा रोडवेज की एक बस में लिखा देखा था, उसके बाद फिर नहीं देखा मैंने। पब्लिक ने उठा लिया सर नारा। इस बीजेपी ने तो सिर्फ एक बार लगाया था 6-7 महीना पहले, उसके बाद तो लगातार पब्लिक इस बात को रट रही है कि भैया बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, हमें हुड्डा की लूटपाट वाली सरकार नहीं चाहिए। वही फर्क है, बीजेपी स्वतः स्फूर्त कार्य करता जाता है। टीएमसी की जैसे ममता बनर्जी है, वो कांग्रेस की कल्चर में बिलीव करती है, उसके कार्यकर्ताओं को वो सारे लाभ मिलते हैं, और खासतौर पर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो ये बीजेपी के कल्चर नहीं है। बीजेपी में स्वतः स्फूर्त लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहते हैं, और जो नए भर्ती कार्यकर्ता होते हैं वो जरूर डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन वोट जरूर उनका, चूंकि विचारधारा का भी खेल है, कुछ राष्ट्रवादी भी बात है, जैसे वोट होता है, बस बस फायदा हो या ना हो वो वोट फिर भी बीजेपी को डाल के आएगा। इसी नोट के साथ के बिना खर्ची पर्ची की सरकार ने हरियाणा में कांग्रेस को धूल में मिला दिया के साथ आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। कल से हम पंजाब और बाकी राज्यों के ऊपर ध्यान देंगे। बाबा जी की खरी खोटी से बाबा रामदास और वार्तिक टीवी से सुभाष शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हम सबके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी धन्यवाद, सुभाष जी धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।